तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैटिस वाइब्रेशंस। नेक्स्ट टॉपिक लैटिस वाइब्रेशंस। हियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैटिस? जैसा कि पहले मैंने बताया था आपको, लैटिस इज एन अरेंजमेंट ऑफ पीरियोडिक इमेजिनरी पॉइंट्स इन द स्पेस, है ना। और लैटिस होते दो तरह के, किस कौन कौन से लैटिस होते हैं? एक तो डायरेक्ट लैटिस होता है, रेसिप्रोकल लैटिस होता है, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बताया था। बट हम लैटिस वाइब्रेशंस की बात करते हैं तो लैटिस वाइब्रेशंस मींस यहाँ पर लैटिस का मतलब होगा यहाँ पर, ठीक है। लैटिस इज, जब वाइब्रेशंस की बात हो रही है तब लैटिस इज पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो इसका मतलब लैटिस वाइब्रेशन का मतलब हुआ वाइब्रेशंस ऑफ व्हाट? वाइब्रेशंस ऑफ periodically arranged atoms, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जो सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, उनमें एटम्स क्या होते हैं? पीरियोडिकली अरेंज होते हैं। जो वो वाइब्रेट करते हैं तो उसको बोलते हैं लैटिस वाइब्रेशंस, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर है, तो ये कितना डी लैटिस हुआ? इट इज 1d लैटिस। जो पिक्चर आपको दिख रही है इट इज 1d लैटिस। तो यहाँ पर क्या है? एटम्स जो है पीरियोडिकली अरेंज्ड है। तो ये कैसा अरेंजमेंट होगा? इट वुड बी लाइक दिस। ये एटम, उसका एडजेसेंट दूसरा एटम, फिर उससे तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, लाइक दिस। ये एटम्स क्या हैं? दीज एटम्स आर पीरियोडिकली अरेंज्ड। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? लैटिस कांस्टेंट के बराबर है। डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स ऑफ दीज सेंटर्स इज फिक्स्ड, इसलिए उनको क्या कह रहे हैं? पीरियोडिकल अरेंज्ड। तो ये भी कितना डी लैटिस है? इट इज, तो आगे बढ़ता जाएगा, ये आगे भी होंगे और पीछे भी। तो कितना डी लैटिस हुआ? इट इज 1d लैटिस, ओके। तो यहाँ पर ये माना जाता है कि हर एक एटम, ठीक है, इस थ्योरी में, ठीक है, लैटिस वाइब्रेशन में माना जाता है, इन द थ्योरी ऑफ लैटिस वाइब्रेशंस, in theory of lattice vibration, it is assumed that each atom means lattice point. Each atom lattice point performs simple harmonic motion about its mean position, ओके। यहाँ पर क्या है? ये जो एटम, कोई भी एटम लेगा वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा, मतलब इस तरह के वाइब्रेशन करेगा, ठीक है। ये इस तरह के वाइब्रेशन तब करेगा, आप समझ सकते हैं। अगर सपोज आपके पास कोई कंडक्टिंग मटेरियल है, कंडक्टर है, जैसे मान लिया कोई, आप इस तरह ले लो कि यू टेक अ स्पून, ठीक है, स्पून को लो, वो यूजुअली कंडक्टिंग मटेरियल की बनी होती है, या लोहे की रॉड ले लो, आयरन रॉड, टेक आयरन रॉड, ओके। तो आयरन क्या है? आयरन एक कंडक्टर है, ठीक, और उसमें एटम्स कैसे अरेंज होंगे? आयरन क्रिस्टल भी है, आयरन मेटल है, क्रिस्टल है। तो जब उसके एक एंड को आप गर्म करोगे, मान लिया इस एंड को आप हीट कर रहे हो, इस एंड, तो क्या होगा? पहले क्या होगा? अगर आप उसको गर्म करोगे तो क्या होगा? हीट करोगे तो ये वाला एंड के एटम्स, ये वाले एंड के एटम्स की जो एनर्जी है वो बढ़ जाएगी या घट जाएगी? इस एंड वाली साइड को आप गर्म करोगे, हीट करोगे, उस एंड वाले एटम्स की एनर्जी बढ़ जाएगी। बढ़ने से क्या होगा? दे विल वाइब्रेट, ठीक है, दे विल वाइब्रेट। फिर क्या होगा? वाइब्रेशन से क्या होगा? धीरे धीरे इस एंड के एटम्स वाइब्रेट करेंगे, वो धीरे धीरे अपने वाइब्रेशन को ट्रांसफर करेंगे अगले एटम्स को, अगले एटम्स भी वाइब्रेट करना शुरू करेंगे और अगले वाइब्रेट करना शुरू करेंगे। इससे क्या होगा? एक से दूसरे में वाइब्रेशन ट्रांसफर होते जाएंगे, जिससे क्या होगा? ये वाला एंड भी क्या होगा? हीट अप हो जाएगा, है कि नहीं? अगर आप लगातार गर्म करोगे तो क्या होगा? ये वाली हीट जो है एक एटम से दूसरे एटम, एक एटम से दूसरे एटम, एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर होती जाएगी। बट वो किसके थ्रू ट्रांसफर होगी? हीट का जो ट्रांसपोर्ट होगा उसके थ्रू होगा। क्या प्रोसेस कहेंगे हम इसको, जिसके थ्रू ये हीट का ट्रांसपोर्ट हो रहा है? इसको कहेंगे हम लैटिस वाइब्रेशंस। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा? हर एक एटम सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, उससे क्या होगा? वो अगले को ट्रांसफर करेगा,
इससे इसमें, इससे इसमें, इससे इसमें, इससे इसमें ट्रांसफर होता जाएगा। तो क्या होगा, इससे हीट जो है वो एक एंड से दूसरे एंड पर चली जाएगी। ठीक है, इवन इन इंसुलेटर्स, ठीक है, जैसे मान लिया अगर मैं डायमंड का एग्जांपल लूं, डायमंड आपको पता होगा इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, डायमंड जो है इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, बट स्टिल वो थर्मल कंडक्टर है। डायमंड का एग्जांपल अगर हम लें, ठीक है, तो डायमंड क्या है, डायमंड इज इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ डायमंड, डायमंड क्या है, डायमंड इज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, बट क्या है, थर्मल कंडक्टर। अब देखो डायमंड के अंदर क्या नहीं है बताइए। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर बनाने के लिए, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर का मतलब होता है फ्री इलेक्ट्रॉन है या नहीं, इसका मतलब पता है क्या इसका मतलब है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन को अगर किसी मेटल को आप गर्म करोगे ना, तो उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, वो जल्दी से काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे हीट करने से, और जल्दी से क्या करेंगे, कोलिजन के थ्रू दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर देंगे और इवन लैटिस को भी ट्रांसफर कर देंगे। ये बात तो मैं आगे करूंगा। ठीक है, बट यहाँ पर आप देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन के ना होते हुए भी क्या उसके अंदर एटम्स नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो एक अलग बात है, बट एटम्स तो है ना, और वो भी पीरियोडिकली अरेंज है क्योंकि डायमंड एक क्रिस्टल है। तो वो जो पीरियोडिकली अरेंज एटम्स हैं वो क्या करेंगे, तो आप हीट दोगे, वो लार्जर एम्पलीट्यूड के वाइब्रेशंस करना शुरू कर देंगे, और वो वाइब्रेशन एक से दूसरे क्या होगा, हीट एफिशिएंटली क्या होगी, एक एंड से दूसरे एंड में चली जाएगी। तो हम क्या कहेंगे, डायमंड क्या है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट उसके पास एटम्स तो है ना पीरियोडिकली अरेंज, तो वो वाइब्रेट करेंगे, तो उससे क्या होगा, हीट एक एंड से दूसरे एंड पर चली जाएगी। तो डायमंड में हीट का ट्रांसपोर्ट होता है बाय द मींस क्या होता है, बाय द मींस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या बाय द मींस ऑफ लैटिस वाइब्रेशंस होता है, बाय द मींस ऑफ लैटिस वाइब्रेशंस होता है। ठीक है या नहीं, तो मेनली जो लैटिस वाइब्रेशंस हैं, ठीक है, वो कौन सी प्रॉपर्टीज डिसाइड करते हैं, ठीक है, मेनली तो कौन सी प्रॉपर्टी डिसाइड करते हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है, कौन डिसाइड करते हैं, मेनली लैटिस वाइब्रेशंस। ओके, एक बात और, जैसे हम यहाँ पर कहते हैं ना कि, अच्छा हाँ चलो उसी बात करते हैं। अभी इतना समझ में आ गया होगा आपको कि हर एक एटम क्या कर रहा है, एक हार्मोनिक, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ठीक है, अपनी मीन पोजीशन के अबाउट, जिससे लैटिस के वाइब्रेशन एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर हो रहे हैं। ओके, अब देखो ये वाला जो पिक्चर हमने दिखाया ये तो है एक्चुअल पिक्चर, बट मैथमेटिकली उसको ऐसे दिखाया जाता है। ठीक है, मैथमेटिकली उसको ऐसे दिखाया जाता है, मतलब इन एटम्स के बीच में एक स्प्रिंग दिखाया जाता है। ऐसा नहीं कि एटम्स के बीच में कोई स्प्रिंग लगी हुई है, क्या स्प्रिंग लगी हुई है एटम्स के बीच में, नहीं कोई स्प्रिंग नहीं है भाई, इट इज जस्ट हाइपोथेटिकल असम्पशन, ये सिर्फ मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन है। ये क्या है, स्प्रिंग, स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के, स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट भी होता है ना आपको पता होगा, सी मान लो स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट सी। ओके, तो गामा का कर दो आप सी, सी, सी। ओके, तो यहाँ पर हर एक मास कितना है, ईच मास इज एम, 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 एम। ए यहाँ पर क्या है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ए इज द लैटिस कांस्टेंट, ए इज द लैटिस कांस्टेंट। अब यहाँ पर स्प्रिंग दिखाने का मतलब क्या है, इन स्प्रिंग्स को कहा जाता है इलास्टिक स्प्रिंग। ये जो स्प्रिंग है इनको कहा जाता है इलास्टिक, इलास्टिक। इसका मतलब क्या है, व्हाट इलास्टिक स्प्रिंग डू, इलास्टिक स्प्रिंग है उसमें क्या रहता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व। इसका मतलब क्या है, जो भी वाइब्रेशन, जो भी काइनेटिक एनर्जी इसको रिसीव होगी, जो भी इसको रिसीव होगी एटम को, वो अपनी की सारी काइनेटिक एनर्जी किसको दे देगा, इट विल ट्रांसफर टू दिस एटम। ये एटम किसको दे देगा, इसको, यानी कि अपने पास कुछ भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं करेगा। आप समझ रहे हो नहीं, इट विल नॉट लॉस एनी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इसके पास जितनी काइनेटिक एनर्जी आएगी ये इसको देगा, फर्स्ट सेकंड को देगा, सेकंड थर्ड को देगा, एंड दिस विल ट्रांसफर टू दिस। इस तरह क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी यानी कि हीट एनर्जी क्या होगी, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगी। ओके, तो ये एक मैथमेटिकल मॉडलिंग है, ये जो है ना ये क्या है, ये मैथमेटिकल मॉडल है। ओके, जिसमें क्या माना जाता है, ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए एटम्स हैं उनके बीच में माना जाता है इलास्टिक स्प्रिंग लगी हुई है। ओके, ठीक है, तो ये हो गया। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो लैटिस वाइब्रेशन है वो मेनली क्या डिसाइड करेंगे, ठीक है, दे विल डिसाइड द थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो क्या होता है लैटिस वाइब्रेशंस, वैसे और भी प्रॉपर्टीज डिसाइड करते हैं, इसका काफी रोल है लैटिस वाइब्रेशंस का। लैटिस वाइब्रेशंस, ठीक है, गवर्न्स mainly thermal, electrical, वैसे तो सारी प्रॉपर्टी कवर करते हैं, थर्मल, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो अभी तो सिर्फ मैं किसकी बात करने जा रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पर लैटिस वाइब्रेशन के टॉपिक में आपसे बात करने जा रहा हूँ, थर्मल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो लैटिस वाइब्रेशन मेनली गवर्न थर्मल, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड,
एक बात यहाँ पर याद रखेंगे, क्योंकि ये जो है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेंगे तो ये वेव फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ द मोशन ऑफ coupled motion of atoms, ठीक है, generate coupled motion of atoms, ठीक है, generates a wave, क्योंकि जब एटम्स वाइब्रेट करेंगे तो उससे क्या होगा, एक वेव जनरेट होगी, coupled motion of atoms generate a wave, ठीक है, and energy of this wave is quantized in terms of phonon, ओके। यानी कि जैसे आप समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो एनर्जी है, वो क्वांटाइज है किसकी टर्म्स में, फोटोन की टर्म, वैसे ही जो ये यहाँ पर मोशन हो रहा है किसका, एटम्स का लैटिस वाइब्रेशन जो हो रहे हैं, तो उसकी एनर्जी किसकी टर्म्स में क्वांटाइज है, फोनोन, ओके, फोनोन। तो जो फोनोन है वो क्या है, फोनोन इज एनर्जी क्वांटा ऑफ इलास्टिक वेव। इसको कौन सी वेव बोलते हैं जो जनरेट होती है लैटिस वाइब्रेशन से, उसको बोलते हैं इलास्टिक वेव और लैटिस वेव। जो लैटिस की वेव होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं इलास्टिक वेव। फोनोन उसका एनर्जी क्वांटा है, उसका नाम क्या है, फोनोन। फोनोन क्या है, फोनोन इज अ बोसोन। फोनोन एक बोसोन है, क्योंकि वो कौन सी स्टैटिस्टिक्स फॉलो करता है, बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स फॉलो करता है, ओके। तो इतना आप ध्यान रखेंगे फोनोन के बारे में, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, लैटिस वाइब्रेशंस में मुझे लेना है दो, मेरे पास स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है यहाँ पर। पहला स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, वाइब्रेशंस ऑफ वन डायमेंशनल, ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, मोनो एटॉमिक लैटिस, वाइब्रेशंस ऑफ वन डायमेंशनल मोनो एटॉमिक लैटिस। तो इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो डायमेंशन, कितना डायमेंशन है, वन डायमेंशनल है, और मोनो एटॉमिक लैटिस, ठीक है। तो इस जब हम वाइब्रेशंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या क्या अजम्पशंस हैं ये ध्यान दीजिए। पहला अजम्पशन है, ठीक है, ये है मोनो एटॉमिक लैटिस। तो नंबर ऑफ एटम्स इन प्रिमिटिव सेल, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, या नंबर ऑफ एटम्स इन बेसिस कितना है, 1, क्योंकि ये क्या है, मोनो एटॉमिक, यानी कि एक लैटिस पॉइंट पर कितने एटम अटैच करने पड़ेंगे, एक। दूसरा ऑप्शन, ईच वाइब्रेटिंग एटम इज equivalent to a simple harmonic oscillator। तो यानी कि हर एक वाइब्रेट करता हुआ एटम कितने इक्विवेलेंट है, मैंने कहा था ना, वो ईच एटम क्या परफॉर्म कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है, ऐसे अपनी मीन पोजीशन पे। ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं, हार्मोनिक मोशन, ओके। और उसके लिए क्या जरूरी है, उसका जो फोर्स है वो किससे प्रपोज होना चाहिए, हार्मोनिक, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जरूरी है उसका जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो किससे प्रपोज होना चाहिए, रिस्टोरिंग फोर्स, इट शुड बी प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट पावर ऑफ 1, मतलब r पावर 1 या x पावर 1, है ना, आपने पढ़ा होगा रूट्स टाइप का फोर्स होना चाहिए ना, ठीक है। ये है, तो ईच वाइब्रेटिंग एटम इज इक्वल टू सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, यानी कि वो कौन सा लॉ फॉलो करना चाहिए, इट शुड फॉलो दिस, f is proportional to x restoring force, f is proportional to x, या f equals to minus cx, ये उसको फॉलो करना चाहिए। यहाँ c क्या है, where c is force constant, या तो हम इसको फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं, या इसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, एक ही बात है, फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। ये माइनस साइन क्या दिखाता है,
दिस माइनस साइन शोज जो रीस्टोरिंग फोर्स है किधर लगेगा, जैसे आपने ये एटम है, ये एटम है, इसको आपने इधर खींचा तो रीस्टोरिंग फोर्स किधर लगेगा, अगर पुल इधर होगा, पुल इधर होगा तो रीस्टोरिंग फोर्स किधर लगेगा, मीन पोजीशन की तरफ, तो एफ किधर लगेगा, टुवर्ड्स दिस, रीस्टोर करेगा। आपने पुल किया, जैसे स्प्रिंग को पुल करते हैं छोड़ दो तो किधर जाएगा अपने आप से, इधर लगेगा। तो एफ कौन सा है, ये रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट टू द पुल, है ना, ये है, ठीक है। आप इधर इसको करोगे, इधर करोगे तो फोर्स किधर लगेगा, इधर पुल करोगे तो फोर्स किधर लगेगा, फिर इधर लगेगा, ठीक है। यानी कि वो हमेशा क्या कोशिश करेगा, मीन पोजीशन को एक्वायर करने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये उसकी क्या है, मीन पोजीशन, ठीक। तो हर एक एटम एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, उस पर इतना फोर्स लगेगा। नंबर 3, थर्ड नंबर का असम्पशन है ओनली नियरेस्ट नेबर, only nearest neighbor interaction would be only nearest neighbor interaction would be considered। इसको मैं बता दूंगा आपको, only nearest neighbor interaction would be considered। तो ये 3 assumptions आपको ध्यान में रखने हैं, इसको ठीक सॉल्व करते हैं, ठीक। अब इसका जो डायग्राम है वो सेम होगा, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, वन डायमेंशनल मोनोएटॉमिक लैटिस डिस्कस कर रहा हूँ, तो उसका डायग्राम ये होगा। एक बार एक्सक्यूट कर लेते हैं, ओके। इट इज लाइक दिस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सी है, सी है, सी। तो ये एक मोनोएटॉमिक लैटिस है। लैटिस पॉइंट कहाँ बिलोंग करता है, यहाँ, यहाँ, यहाँ एंड यहाँ, ये लैटिस पॉइंट है। तो ये क्या है, इट इज मान लिया ये डायरेक्शन क्या है, एक्स, दिस डायरेक्शन लेट्स से एक्स, और ये क्या है, इट इज इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। यानी कि जब वो ऐसा समझो, जब वो हिल नहीं रहा है, जब वो वाइब्रेट नहीं कर रहा है, तो वो ऐसे, ओके। और ये भी एक्सप्रेशन है, ये क्या है, इसको हम बोलेंगे, ये क्या है, डिस्प्लेस कंडीशन। ये कौन सी कंडीशन है, डिस्प्लेस कंडीशन, यानी कि जब वो अपनी मीन पोजीशन से हिल गया है तब की कंडीशन, ठीक है, तब। तो ये कहाँ आ गया है, देखो ये यहाँ, यहाँ पे, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये कितना हिल गया अपनी जगह से। अच्छा पहले नंबरिंग कर देते हैं। मान लेते हैं जो चेन है ना, 1D चेन ऑफ एटम्स है, उसमें ये वाला एटम nth एटम, तो अगला वाला एटम कौन सा एटम होगा, n+1 होगा, उससे पीछे कौन होगा, n-1, इससे पीछे कौन होगा, n-2। तो जो n-2 एटम है वो कितना हिला अपनी जगह से, un-2, और ये कितना हिला, un-1, un वाला कितना हिला, un, और ये कितना हिला, un+1। ये डिस्प्लेसमेंट हुई, कितने डिस्प्लेसमेंट हुई, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मान रहा हूँ, लेट अस कंसीडर सी है, तो क्या होगा, अभी भी ये डिस्टेंस ए ही रहेगी, ये डिस्टेंस ए ही रहेगी, जो ए पहले थी वही अब भी रहेगी। यहाँ पर मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, लेट अस कंसीडर a 1D chain of atoms, 1D chain of atoms, okay, in which each atom has mass m। हर एक एटम का मास कितना है, m, ठीक है, m, and lattice constant is a, lattice constant कितना है, a, ओके, lattice constant a।
तो अब यहाँ पर क्या होगा? 1D chain of atoms in which each atom has mass and lattice constant is A. Okay. Each atom performs each atom performs SHM, simple harmonic motion. ठीक है? Since we are considering what? Only nearest neighbor interact. Nearest neighbor interaction. ठीक है? Hence force on nth atom is given by देखिए जरा nth atom का जो फोर्स होगा Fn, ओके, वो क्या होगा? वो होगा C Fn -1 -un plus C un +1 -un. भाई एक और un के नियरेस्ट नेबर्स कौन है? हम क्या कह रहे हैं? वी आर कंसीडरिंग ओनली नियरेस्ट नेबर्स. तो nth एटम के नियरेस्ट नेबर्स कौन है? n -1 and n+1. ओके, तो हम किसके रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट देखेंगे? ये क्या बताता है? ये क्या बताता है? ये टर्म क्या बताता है? ये बताता है, वैसे मुझे लिखना चाहिए था, अगर माइनस साइन में बाहर लूँ ना, आप समझ लीजिए, आप कभी सोच रहे हो कि मैंने माइनस क्यों नहीं लिया, तो मैं माइनस साइन अगर बाहर लूंगा, ओके, तो मैं क्या बताऊंगा? माइनस साइन बाहर लेकर मैं उल्टा लिख सकता हूँ, ठीक है, बट मैंने लिया है तो ये थोड़ा समझाने के लिए लिया आपको. क्या ये बताता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ व्हाट? डिस्प्लेसमेंट ऑफ nth एटम किसके रिलेटिव है? रिलेटिव टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ nth एटम रिलेटिव टू n-1 एटम. मतलब आप देख रहे हैं ना कि ये इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? भाई अपनी मेन पोजीशन से यूएन कितना डिस्प्लेस हुआ? मान लिया 1 मीटर. वो एग्जांपल बता रहा हूं. फॉर एग्जांपल nth एटम अपनी मेन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुआ? 1 मीटर. और un-1 कितना डिस्प्लेस हुआ? 2 मीटर. तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई उनकी आपस में? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई उनकी आपस में? ये होगी. तो वो किस पर डिपेंड कर रहा है? ठीक है, जो है इट इज डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ, ठीक है, एटम्स टुगेदर. रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ nth एटम n-1 एटम लाइक दिस. ओके, तो ये होगा. तो ये वाला टर्म क्या बताता है? सिमिलरली दिस टर्म टेल्स द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू n+1. जो बात यहाँ पर n-1 के लिए है वही n+1. तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं. गिव मी जस्ट 2 मिनट्स प्लीज. सर आवाज नहीं आ रही. सर की आवाज नहीं आ रही ना? 2 मिनट बोल के गए.
कहाँ गए सर? आ रहे हैं, थोड़ा वेट करना सभी, थोड़ा वेट करो। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। ओके, तो मैं कह रहा था यहाँ पे जो nth एटम पर लगने वाला फोर्स है वो n -1 एटम और n+1 एटम, ठीक है, के रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करेगा। ठीक है, उनके रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि n-1 n+1 होगा। ठीक है, नाउ जो FHM होता है उसमें डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है? तो यहाँ पर मैं कह रहा था डिस्प्लेसमेंट अंडर SHM, displacement under SHM can be written as, ठीक है। तो UN हम लिख रहे हैं nth एटम की SHM के अंदर डायनेमिक डिस्प्लेसमेंट होती है, क्योंकि एटम क्या कर रहा है, एटम इज परफॉर्मिंग टू एंड फ्रो मोशन, तो एक डायनेमिक डिस्प्लेसमेंट है SH, तो वो होगी U नॉट E पावर आयोटा ओमेगा टी। जैसे आपके पास इक्वेशन होती है ना वैसी होती है, E पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस ऐसे होता है ना, देखो KX। अब ये बताओ x का वैल्यू कितना होगा जब nth एटम की बात कर रहे हैं, तो जो शुरुआत थे सॉलिड की शुरुआत थे, यानी कि सॉलिड के शुरू में हम x = 0 ले रहे हैं, तो कितना दूर होगा nth एटम, यहाँ पर कितने डिस्टेंस पर जाकर मिलेगा आपको nth एटम? nth एटम की बात कर रहे हैं तो n डिस्टेंस पर मिलेगा, है ना। x की जगह हम क्या फिल करेंगे यहाँ पे, we'll write down u naught e power I minus kn, equation number 2. Similarly you will write down for n+1f, n+1f क्या होगा, u naught e power I omega t minus k n+1 a, n+1 a, इक्वेशन नंबर 3। un-1 क्या है? अच्छा इतना नोट कर दो, 42 इसको un की टर्म्स में लिखने की कोशिश करते हैं, un+1 को un की टर्म्स क्या बनेगा, इट वुड बी x माइनस आयोटा a a un 3 un-1 is u naught e power I omega t minus k n-1 a। ओके, तो क्या बनेगा, it would be e power I k a un. What I did, I have written un+1 in terms of un-1 in terms of un. So now equation 1 will become equation 1, ठीक है, equation 1, equation of motion for nth atom, equation of motion for nth atom would be क्या हो जाएगी, वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी, देखो m मास कितना है nth atom का, m पोजीशन क्या है उसकी un, डबल डेरिवेटिव क्या देगा बताओ, डबल will give you acceleration, ये किसके बराबर है, c un plus 1 minus un plus c un minus 1 un, तो इसमें रख दो जरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इसका डबल डेरिवेटिव लेना जरा, क्या मिलेगा, डबल टाइम डेरिवेटिव ऑफ un, डबल टाइम डेरिवेटिव ऑफ un will give us what, it would give us mass। मैंने कहा था देखो यहाँ पर ओमेगा टी जो है ना प्लस में है, तो जब दो बार टाइम डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, दो बार टाइम डेरिवेटिव करने पर इट वुड गिव यू आई ओमेगा स्क्वायर 2 टाइम्स, है ना, एंड यू एन एज इट इज आ जाए, क्योंकि एक्सपोनेंशियल पार्ट था, कितने भी बार डिफरेंशिएट करो वो अपने आप में ही बदलता जाता है, ठीक है, इट विल कन्वर्ट इनटू इटसेल्फ, ठीक है, तो इस तरह आप देख सकते हो। ओके, तो राइट साइड में क्या होगा, सी, यहाँ पर क्या बच जाएगा, ई पावर माइनस आई के ए माइनस 1 प्लस, अच्छा साथ में यूएन में आ गया, यूएन प्लस सी ई पावर प्लस आई के ए माइनस 1 यूएन। नाउ बोथ साइड क्या होगा, यूएन 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 वुड बी कैंसिल्ड, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा, आई का स्क्वायर माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, राइट साइड क्या बनेगा, सी कॉमन ले लो, क्या बन जाएगा, ई पावर आई के ए प्लस
e power minus I K A minus 2 implies that m omega square s by s लिखो आप minus c by m। इसमें से ना आप, ठीक है, इसमें से आप कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले सकते हो आप? यू कैन टेक 2 कॉमन है, 2 बाहर ले लो, 2 को बाहर ले लो। क्या बनेगा? e power I K A divided by 2 minus 1। ये कैसे बिहेव करेगा? ये दिस विल बिकम 2c by m। ये बन जाएगा cos KA minus 1। ओके, सो ओमेगा स्क्वायर वुड बी माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करके 2c by m 1 minus cos KA। ये हो जाएगा इक्वेशन। ओके, इसको आप थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, इसको मैं एक इक्वेशन दे देता हूँ, फिर और सिंप्लीफाई करता हूँ। इक्वेशन नंबर 5 दे दो, इक्वेशन नंबर 5 दे दिए, थोड़ा और सिंप्लीफाई करो। ओके, सो यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ cos KA। cos KA का वैल्यू क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर वुड बी 2c by m 1 माइनस, क्या लिख सकते हैं आप बताइए? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर KA बाय, है ना? ये हो गया, ये इसका ब्रैकेट था, ये इसका ब्रैकेट था, ये ब्रैकेट। तो व्हाट वुड बी कैंसिल? ये 1 and 1 वुड बी कैंसिल, माइनस माइनस होगा प्लस। तो ओमेगा स्क्वायर कितना आएगा? 4c by m sin square KA by 2। ओके, implies that ओमेगा कितना आएगा? ओमेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को आप पॉजिटिव ही लेते हैं, वैसे तो प्लस माइनस 2 आंसर आएंगे, 4c by m, और इसको मोड में डाल देंगे। ये इक्वेशन जो है डिजायर्ड इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 6। ये क्या बताती है? ठीक है, ये क्या बताती है, इसमें सारी चीजें क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। ये इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन है, दैट यू नीड टू रिमेंबर, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, ये ओमेगा क्या है? ये ओमेगा है फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एटम्स। ये आप कह सकते हैं जो लैटिस है वो इस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है, और लैटिस का एनर्जी क्वांटम कौन है? फोनॉन, है ना? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्या हो गई है? फोनॉन की फ्रीक्वेंसी, आप समझ रहे हैं? इट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ फोनॉन, ओमेगा इज फ्रीक्वेंसी ऑफ फोनॉन। ओके, सी क्या है? सी क्या है? फोर्स कांस्टेंट। एम क्या है? मास ऑफ ईच एटम। मास ऑफ ईच एटम। के क्या है? के, यहाँ के जो के वेव वेक्टर ऑफ वेव, वेव वेक्टर ऑफ वेव। ठीक है, तो अब जरा समझिए, सपोज आपने किसी सॉलिड के ऊपर कोई साउंड वेव डाल दिया, तो क्या होगा? अगर बाहर से आप साउंड वेव डालोगे तो जो एटम्स होंगे दे विल परफॉर्म द फोर्स्ड ऑसिलेशन और दे विल परफॉर्म द नॉर्मल ऑसिलेशन। ठीक है, दे विल परफॉर्म फोर्स्ड ऑसिलेशन, ठीक है नहीं? वो कैसा ऑसिलेशन परफॉर्म करेंगे? फोर्स्ड, ठीक है ना? वो फोर्स्ड ऑसिलेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, दे विल परफॉर्म फोर्स्ड ऑसिलेशन। क्यों फोर्स्ड ऑसिलेशन परफॉर्म करेंगे? बताइए, क्यों फोर्स्ड ऑसिलेशन परफॉर्म करेंगे? क्योंकि जब आप बाहर से कोई वेव डाल रहे हैं, ठीक है, तो वो जो वेव है वो उस एटम्स को अपनी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कराना चाहेगा। ओके, तो क्या होगा वहां पर? जो ओमेगा है, ओमेगा जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एटम्स। जिस फ्रीक्वेंसी से वो वाइब्रेट करेंगे वो फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? ठीक है, उसको हम बोलते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। एक सेकंड पीछे करना। अब ठीक है, अब जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है, ठीक है ना, वो सेवरल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन क्या होगी एटम्स की? ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स, फोर्स कांस्टेंट, मास, वेव वेक्टर ऑफ द इंसिडेंट वेव। ठीक है, इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये होगा। ठीक है, सो ओके, तो यहाँ पर क्या है? एक तो एटम्स अपना नॉर्मल वाइब्रेशन कर सकते हैं, साथ ही साथ फोर्स ऑसिलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको 2 सिनेरियो बताऊंगा
अगर आप जो इंसिडेंट वेव है, ठीक है, वो जो है लो फ्रीक्वेंसी की डालते हैं तो क्या होगा, और अगर हाई फ्रीक्वेंसी की वेव डालते हैं तो क्या होगा, ठीक है, अगर लो फ्रीक्वेंसी की डालते हैं तो क्या होगा और हाई फ्रीक्वेंसी की डालते हैं तो क्या होगा। तो इक्वेशन नंबर 6 के मैं 2 लिमिटिंग केस ले रहा हूं, लिमिटिंग केस, लिमिटिंग केसेस, ओके, लिमिटिंग केसेस मैं कंसीडर कर रहा हूं। पहला लिमिटिंग केस है एट लॉन्ग वेवलेंथ, लॉन्ग वेवलेंथ, यानी कि आप जो वेव बाहर से डाल रहे हैं उसकी वेवलेंथ लॉन्ग है, लॉन्ग है मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कम है या ज्यादा है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है या ज्यादा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है, समझ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी कम है तभी तो वेवलेंथ ज्यादा होगी ना। तो इट मीन आप जानते होंगे के जो होता है, के वेव वेक्टर के, वो किसके बराबर होता है, 2 पाई बाय लैम्डा, समझ रहे नहीं। तो लैम्डा क्या है, लॉन्ग वेवलेंथ, लैम्डा इज लार्ज, लैम्डा इज लार्ज, किसके कंपैरिजन में लार्ज, लैम्डा इज लार्ज इन कंपैरिजन टू लैटिस कांस्टेंट, लैटिस कांस्टेंट के कंपैरिजन में लार्ज है, ओके, तो लैटिस कांस्टेंट के कंपैरिजन में लार्ज है, ओके, और तो जो के होगा वो क्या होगा, के वुड बी क्या होगा, स्मॉल ना, स्मॉल किस तरफ ऐड करेगा वो, इट विल टेंड टू 0, लैम्डा इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, तो लैम्डा जो के होगा, ठीक है ना, इट विल टेंड टू 0, इसको आप कौन सी कंडीशन बोलेंगे, लॉन्ग वेवलेंथ, वेवलेंथ इज लॉन्ग, यानी कि आप कौन सी फ्रीक्वेंसी की वेव इंसिडेंट कर रहे हैं, ठीक है, आप लो फ्रीक्वेंसी की वेव इंसिडेंट कर रहे हैं, ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी की वेव आप इंसिडेंट कर रहे हैं, ओके, तो इस तरह रहेगा। तो जब ऐसा होगा तब ये कंडीशन क्या होगी, ये वाली, इस कंडीशन में क्या होगा बताइए, टेल मी, अंडर दिस कंडीशन व्हाट विल हैपन, अंडर दिस कंडीशन, टेल मी प्लीज, अंडर दिस कंडीशन जो sin k by 2 है, k क्या है, टेंडिंग टू 0 है, तो sin k by 2 क्या होगा, K/2 would be tending to k by 2, sin k by 2, ठीक है, would tend to this k by 2, ओके, तो इससे जो ओमेगा होगा हमारा वो क्या होगा, √4c/m, और साथ में क्या आ जाएगा, k by 2, तो अंडर दिस लॉन्ग वेवलेंथ कंडीशन दिस एंड दिस वुड बी कैंसिल, तो बनेगा √c/m into k, इक्वेशन नंबर 7, ठीक है, इक्वेशन नंबर 7 ये बनेगा यहाँ पर, ठीक है, ठीक, अच्छा, तो आई वाज सेइंग कि लॉन्ग वेवलेंथ पर ये होगा, तो ये क्या देख रहे हैं आप, ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू के, इस लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट में ओमेगा क्या है, के के प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर जो फेज वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, फेज वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी, इसकी फेज वेलोसिटी जो फोनोन है ना, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ फोनोन है, तो फेज वेलोसिटी ऑफ फोनोन क्या होगी, फेज वेलोसिटी वीपी, वीपी होता है ओमेगा बाय के, तो वीपी का वैल्यू कितना होगा, ओमेगा बाय के निकालो, अंडर रूट C/m into K A c/m into A k खत्म हो जाएगा a होगा, इक्वेशन नंबर 8, आगे करो, एक ग्रुप वेलोसिटी होगी चलो, ग्रुप वेलोसिटी c ओमेगा बाय t, c ओमेगा बाय t, फेज वेलोसिटी की इक्वल आएगी, ठीक है, c ओमेगा बाय t के करोगे तो वो भी सेम आएगा, अंडर रूट c/m into a, इक्वेशन नंबर, तो इस बात को आपको याद रखना है, अंडर लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट, अंडर लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट, लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट, ग्रुप एंड फेज, ग्रुप एंड फेज velocities
are same under long wavelength limit, group and phase velocities are same. इसलिए क्या होगा? Group and phase velocities are same. इसलिए क्या है? मीडियम कैसे बिहेव करेगा? मीडियम behaves as the medium behaves as Non-dispersive. dispersive or dispersive? Non-dispersive. Dispersive medium. Medium behaves as non-dispersive. Non-dispersive medium की तरह बिहेव करेगा. ओके, ये आपको याद रखना है. तो जब भी कभी कहेगा क्या अंडर लो वेवलेंथ लिमिट, जब भी आप लो फ्रीक्वेंसी की वेव डालोगे ना बाहर से, ठीक है, तो वो उस वेव को कैसा लगेगा, उस वेव को मीडियम कैसा लगेगा, इसको पता है, इसको एक चीज और बोलते हैं, तो बोलते हैं कंटिन्यूम लिमिट. कंटिन्यूम लिमिट. कंटिन्यूम लिमिट. कंटिन्यूम लिमिट का मतलब है इस वेव को ये मीडियम कंटिन्यूअस लगेगा या डिस्क्रीट लगेगा. नहीं, जब किसी वेव की वेवलेंथ ज्यादा हो, ठीक है, किसी वेव की वेवलेंथ ज्यादा हो, तो उसको वो मीडियम कैसा लगेगा, ठीक है, उसको वो मीडियम कैसा लगेगा, कंटीन्यूअस मीडियम की तरह लगेगा या डिसकंटीन्यूअस मीडियम की तरह लगेगा, उसको लगेगा कंटीन्यूअस मीडियम है कि नहीं. तो इसको इसलिए क्या बोलते हैं, कंटीन्यूम मॉडल, ठीक है, इसलिए बोलते हैं इसको कंटीन्यूम मॉडल. ठीक है, ये हो गया कंटीन्यूम मॉडल. कंटीन्यूम मॉडल में ग्रुप एंड फेज वेलोसिटी सेम होती है. अब मैं चलता हूँ दूसरी एक्सट्रीम लिमिट के ऊपर, जो कि क्या होगी, नंबर 2 at short wavelength limit. जब वेवलेंथ शॉर्ट होगी, शॉर्ट का मतलब क्या है, ठीक है, वेवलेंथ शॉर्ट का मतलब क्या है, वेवलेंथ शॉर्ट का मतलब है, अच्छा हाँ, के का डिसाइड कैसे करते हैं भाई हम, देखो यहाँ से जो साइन फंक्शन है, ठीक है, वो कब लेता है लार्जेस्ट वैल्यू. साइन फंक्शन विल टेक लार्जेस्ट वैल्यू व्हेन इसका डिसाइड करते हैं. आप जानते हैं ना साइन के a/2 मोड है यहाँ पे, ठीक है, तो इट वुड टेंड टू 1. कब ये टेंड टू 1 होगा, बताइए, ये टेंड टू 1 होगा, ठीक है, ये टेंड टू 1 होगा जब क्या होगा, साइन के a/2 किसकी तरफ टेंड करेगा, मोड में हटा रहा हूं, π/2 प्लस माइनस, मोड हटाने का प्लस माइनस 1 बनेगा, और ये किसके बराबर होगा, ये होगा प्लस माइनस साइन π/2. तो क्या होगा, माइनस प्लस क्या होगा, साइन पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव नेगेटिव होता है, ठीक है, तो इंप्लाइज दैट क्या बनेगा बताइए, a/2 प्लस माइनस π/a. ओके, तो क्या बनेगा, के की क्या वैल्यूज होंगी, प्लस माइनस π/a. तो यानी कि शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट में अगर क्या होगा, शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट का मतलब होगा कि के इज टेंडिंग टू व्हाट, प्लस माइनस π/a. जब के का वैल्यू प्लस माइनस π/a होगी तब लैम्डा कितना होगा, जब के टेंडिंग टू ये होगा तब एक्जेक्टली लैम्डा कितना होगा, 2π लैम्डा करना है, लैम्डा इक्वल टू 2π के करना है. तो लैम्डा इज व्हाट, कंपैरेबल टू, टेल मी, 2π के करना है, किससे कंपैरेबल, 2a 2a के कंपैरेबल, या तो वेव वेक्टर क्या हो, टेंडिंग टू दिस हो, या वेवलेंथ ये हो, कंपैरेबल हो. पहले मैंने क्या कहा था, लैम्डा बहुत ज्यादा है लैटिस फंक्शन, तो उसको बोलते हैं लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट. जब ये कंपैरेबल होते हैं तो उसको बोलते हैं शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट. ये शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट. ओके, ओके, दिस एंड दिस शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट. अंडर दिस लिमिट, ठीक है, अगर आप ग्रुप एंड फेज वेलोसिटीज निकालें तो क्या होगी, ठीक है, पहले काम करते हैं, यहाँ पर था ना एक्सप्रेशन, इससे ग्रुप वेलोसिटी निकालो कितना होगा, अगर मैं इसी एक्सप्रेशन से निकालूं, इस पर कोई लिमिट ना लगाऊं, तो फेज वेलोसिटी क्या होगा, फेज वेलोसिटी वीटी क्या होगी, ये होगी ओमेगा बाय के, ये होगा 1/c अंडर 4c/r साइन के होगा. ओके, ग्रुप वेलोसिटी क्या होगा, वीजी डी ओमेगा बाय के क्या होगा, डी ओमेगा बाय के. साइन के a/2 से क्या बाहर आएगा, a/2, a/2 से क्या होगा, अंडर c/f, a बाहर आएगा, c/f. cos पर मोड लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि cos जो है नेगेटिव भी, cos माइनस थीटा भी प्लस cos थीटा होता है, cos प्लस थीटा भी cos थीटा होता है, ठीक है, ये बनेगा या नहीं. तो ये फंक्शन कितने आ रहा है, cos में है ना. ओके, तो अगर हम यहाँ देखें इस वैल्यू पर, एग्जैक्टली इस वैल्यू पर, कितना ग्रुप वेलोसिटी होगा यहाँ, ठीक है, यहाँ एक बात तो समझ में आ ही रही है हमें, ग्रुप एंड फेज वेलोसिटी आर सेम और नॉट सेम. एक बात तो दिख रही है मुझे, क्या ग्रुप
improvement phase velocities are not same, है ना? क्योंकि जब ये वैल्यू रखोगे ना आप तो ग्रुप वेलोसिटी तो 0 आएगी और फेज वेलोसिटी नॉन 0 आएगी. ओके, तो इसका मतलब क्या है? एट शॉर्ट वेवलेंथ ठीक है, ग्रुप and phase velocities are not same. वो सेम नहीं. Hence, medium कैसे बिहेव करेगा? Dispersion. Medium is as dispersive medium. तो dispersive medium की तरह बिहेव करेगा. लो वेवलेंथ, शॉर्ट वेवलेंथ का. यानी कि वेव को कैसा लगेगा? तो शॉर्ट वेवलेंथ पर करेंगे तो वेव को कैसा लगेगा बताइए? वेव को कैसा एक्सपीरियंस होगा? वेव को कैसा फील होगा कि ये डिस्क्रीट मीडियम है. ठीक है, तो शॉर्ट वेवलेंथ पर कैसा फील होगा? कंटिन्यू या डिस्क्रीट? दैट शॉर्ट वेवलेंथ विल एक्सपीरियंस डिस्क्रीट. ठीक है, डिस्क्रीट मीडियम. ओके, ये कितनी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पास हो सकती है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मैं लिख रहा हूं. तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी √40 by n. the maximum frequency that can pass through the solid doesn't pass through the monoatomic lattice. Doesn't pass through the monoatomic lattice is and the max is under 4g/m ये रखना है. ओके, क्योंकि साइन का वैल्यू कितना होगा? 1. तो दिस विल बी ये रहा हमारा 10, दिस इज 11 एंड दिस इज 12. तो किसी सॉलिड से कितनी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पास हो सकती है किसी वेव की, वो किस बात पर डिपेंड करता है? ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन Wavelength. that depends on force constant c and mass of each atom. ठीक है, उसके एटम्स का मास कितना है? ठीक है, या उसका फोर्स कांस्टेंट कितना है? मतलब जो स्प्रिंग्स जो हम हाइपोथेटिकल स्प्रिंग्स मान रहे हैं उनके बीच में. ठीक है, उन बातों पर डिपेंड करता है. ठीक है, इन बातों पर डिपेंड करता है. ओके, तो ये था मोनोएटॉमिक लैटिस. अच्छा, इसमें एक चीज और है सर, एक मिनट पीछे वाली स्लाइड में नहीं, इससे पीछे. सर, ये k/2 इक्वल टू पाई/a जो आया है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए. ओहो, ये पाई/a नहीं है, इट इज पाई/2. ये पाई/2 है. ओके, ये देखो ना, ये तो आप समझ में आ गया होगा ना, पाई/2. यस सर. ठीक है, तो हाँ, अब हम यहाँ पर लिखते हैं डिस्पर्जन रिलेशन. सर ये लैम्डा की वैल्यू 2 कैसे आई वो भी बता दीजिए. आप जानते हैं ना कि इक्वल टू क्या होता है? 2π/λ. तो लैम्डा कितना होता है? 2π/k. अब k का वैल्यू रख के देखो इसमें. ओके सर. k का ये वाला देखो. जी सर, आ गया. ओके, अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं डिस्पर्जन रिलेशन. dispersion relation for phonon, dispersion relation for phonon in 1D monoatomic lattice. 1D monoatomic lattice. Dispersion relation of phonon in 1D monoatomic lattice. ये हम लिख रहे हैं. ओके, ठीक है. तो डिस्पर्जन रिलेशन क्या होता है? ओमेगा वर्सेस के जो रिलेशन होता है, ओमेगा वर्सेस के रिलेशन इज नोन एज डिस्पर्जन रिलेशन. या ऐसे लिख सकते हैं, रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड के. रिलेशन बिटवीन omega and k is known as dispersion. इसको डिस्पर्जन रिलेशन कहते हैं, ओमेगा एंड के रिलेशन. तो आप देख रहे हैं लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट में ओमेगा और के का रिलेशन अलग है.
ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू के है लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट में, यानी कि लीनियर रिलेशन है, और शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट में रिलेशन अलग है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर ग्राफ की हेल्प से दिखाएंगे। सर बैक स्लाइड शो करना। So on the y-axis we have omega, on the x-axis we have k. This is frequency 0, k0 value है। So what you will see that k omega versus k दोनों तरफ जाएगा ये, क्योंकि k could take values plus as well as minus. So what do you see कि ये किस जैसा होता है फंक्शन? This function is of like sign. It would be like this. Okay. फिर इस तरह का होगा, यहाँ वाली जो वैल्यूज है वो होगी -5/8, तो यहाँ वाली जो वैल्यूज they would be +5/8. Okay. The form will have It would be +5/8. Okay. इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक के जोन को हम कहते हैं, आपने पढ़ा होगा, दिस इज नोन एज फर्स्ट बिलियन, ये फर्स्ट बिलियन जोन। अब देखिए इसमें ये जो ओमेगा वर्सेस टी का रिलेशन है, ये क्या है, लोअर फ्रीक्वेंसीज के ऊपर, लोअर फ्रीक्वेंसीज के ऊपर ये क्या है, ये लीनियर है, ठीक है, और हाई फ्रीक्वेंसीज के ऊपर, हाई वेव वेक्टर वैल्यूज के ऊपर क्या है, ठीक है, इट इज नॉन लीनियर, ठीक है। अब ये इसको क्या बोलते हैं, ये जो ओ पॉइंट दिख रहा है आपको यहाँ पर, इसको बोलते हैं सेंट्रो बिलियन, इसे पॉइंट को क्या कहते हैं, दिस इज सेंट्रो बिलियन। मैं यहाँ लिख रहा हूँ ओ इज व्हाट, सेंट्रो बिलियन। it's not a form that other person can see. You can see the Okay, A point as well as B point. Don't worry about that. A and B points क्या है? I think I'm more than capable of anticipating. हाँ, what? Don't worry about it. Okay. Brilliant zone boundaries. इनको क्या बोलते हैं? Brilliant zone की boundary बोलते हैं। A and B points. तो आप चेक करेंगे क्या कि at O यानी कि सेंट्रो बिलियन पे ओमेगा कितना, ओमेगा वहां पर के का वैल्यू कितना होगा, सेंट्रो बिलियन जोन के का वैल्यू कितना है, 0। बिलियन जोन बाउंड्री पर के का वैल्यू कितना है, +/-5। तो एट ओ के 0 यानी कि सेंट्रो बिलियन जोन पर ओमेगा कितना है, 0। ओके, उस टाइम पर वीजी, के 0 पर वीजी या वीपी दोनों ही क्या है, दोनों ही क्या बताइए, 0 नहीं, ये VP as well as VG क्या था, √C/m into A, √C/m into A। ओके सर ये लीनियर तो मैक्सिमम है, सर आपने जो वीपी और वीजी लिया यहाँ पर, आपने वो लॉन्ग वेवलेंथ के लिए लिया, मींस लीनियर केस की बात हो रही है यहाँ पे। लॉन्ग वेवलेंथ में अगर आप इसमें छोड़ो यहाँ पे, ये हमने निकाला है। ओके, तो जो लॉन्ग वेवलेंथ मतलब k टेंडिंग टू 0 था ना यहाँ पे, यानी कि किसके नियर है, आप एग्जैक्टली या तो किस पर ले लो, किसके नियर था, सेंटर ऑफ बिलियन जोन के नियर है ना ये वैल्यू। यस यस सर। तो नियर सेंटर ऑफ द बिलियन जोन वीजी और वीटी की वैल्यूज क्या आ रही है, नियर सेंटर ऑफ द बिलियन जोन वीटी और वीजी की वैल्यू ये है, √C/m into A था ना। हाँ ये वीटी वीजी क्या है, मैक्सिमम है या मिनिमम है। अरे भाई ऐसे समझो जैसे कोई पेंडुलम हिल रहा हो, अगर पेंडुलम की तरह मोशन है या नहीं, तो अगर ये बोर्ड है, ये ऐसे जा रहा है, कभी कभी ऐसे जा रहा है, तो जो सेंटर को क्रॉस करेगा, भाई जब यहाँ पहुंचेगा आप मुझे बताइए, यहाँ अपने एक्सपेरिमेंट पर उस टाइम वेलोसिटी कितनी होगी बताइए, यहाँ 0।
जीरो ही तो ये तो जोन बाउंड्री की तरह हो गया नहीं, बोलो। यस सर। ये जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, पेंडुलम नहीं करता है। ओके, तो उसका जो बोब है, ठीक है, पेंडुलम का, वो उसको मानो एक एटम की तरह, तो जब यहाँ पहुंचेगा तो कैसे एक्ट करेगा, ब्रिलियंट जोन बाउंड्री या सेंटर ऑफ ब्रिलियंट जोन यहाँ और यहाँ, बोलो। दो जो एक्सट्रीम एंड दिखाई, ये क्या है, सेंटर ऑफ ब्रिलियंट जोन या ब्रिलियंट जोन बाउंड्री, ये बाउंड्री। बाउंड्री। तो बाउंड्री पे वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। जीरो होगी ना। और यहाँ क्या वेलोसिटी होगी, यहाँ सेंटर ऑफ ब्रिलियंट जोन, यहाँ मैक्सिमम। मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम होगी या नहीं, है ना। हाँ, तो वैसे ही हो रहा है मोशन। ओके, तो सेंटर ऑफ द ब्रिलियंट जोन पर ग्रुप एंड फेज वेलोसिटी क्या होगी, अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेंगी और इक्वल होंगी, यस इक्वल होंगी। कितनी वैल्यू लेंगी, इतनी। अब आ जाइए यहाँ एट ए एंड बी, ए एंड बी पर फ्रीक्वेंसी क्या है, मैक्सिमम कितना, अंडर रूट 4c/m। कितनी आई, 4c/m। ये वीजी क्या है, ग्रुप वेलोसिटी एट ब्रिलियंट जोन बाउंड्री, जीरो है कि नहीं। अभी बताऊंगा मैं इसमें, अभी इसमें भी बताऊंगा। वीपी क्या है एट दिस पॉइंट, जो भी होगी, पर कितना पक्का है कि वो नॉन जीरो है कि नहीं। एट जोन बाउंड्री वीपी इज नॉन जीरो ना, वीजी इज जीरो। अब एनर्जी जो ट्रांसमिट होती है किसकी हेल्प से होती है, वीजी या वीपी, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ एनर्जी प्रोपगेशन क्या होती है, जैसे आपने वहां ईएमटी में पढ़ा होगा, एक तो वेव वेक्टर के होता है, एक पॉइंटिंग वेक्टर होता है। सो पॉइंटिंग वेक्टर किसके साथ लिंक है, आप मुझे बताओ, सोच समझकर। पॉइंटिंग वेक्टर इज लिंक्ड विद ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी। पॉइंटिंग वेक्टर जो है वो किसके साथ लिंक है, ग्रुप और फेज, ग्रुप। ग्रुप, इट इज लिंक्ड विद ग्रुप वेलोसिटी, ठीक है। तो किसके साथ लिंक अप है, ग्रुप वेलोसिटी, फेज के साथ लिंक अप नहीं है। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन, वेलोसिटी ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन इज दिस, एंड ये क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ इंडिविजुअल वेव, इंडिविजुअल वेव, वेलोसिटी ऑफ इंडिविजुअल वेव इज दिस। ओके, ठीक है, तो ये होता है। तो ग्रुप वेलोसिटी जीरो है और फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी जीरो है, फेज वेलोसिटी नॉन जीरो है। एक बार बताइए, इस ग्राफ में, इस ग्राफ का स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ डी ओमेगा बाय डी, इस ग्राफ का स्लोप है डी ओमेगा बाय डी, ठीक है। तो ग्रुप डी ओमेगा बाय डी क्या है, वीजी है या नहीं, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज वीजी। ओके, अब आप देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है वो क्या हो गया है, ये जो ग्राफ है, ठीक है, वो यहाँ पर आकर जोन बाउंड्री के नियर आकर फ्लैट हो गया ना। यहाँ पर क्या है, इसका स्लोप कितना हो गया जोन बाउंड्री पर, जीरो। जीरो। यहाँ पर क्या हो गया, ग्राफ फ्लैट हो गया, स्लोप कितना हो गया जोन बाउंड्री, स्लोप हैज बिकम जीरो, जोन बाउंड्री पर आकर फ्लैट हो गया, तो क्या होगा एट दिस पॉइंट, ठीक है, ठीक है, इट्स वैल्यू विल बी जीरो। ओके, ठीक है, इस तरह आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ओमेगा वर्सेस के रिलेशन है किसका है, ये फोनोन का है, ओमेगा वर्सेस के रिलेशन यानी कि डिस्पर्सन रिलेशन, किसमें, मोनो एटॉमिक लेवल, किसके अंदर है ये, मोनो एटॉमिक लेवल में, और वो भी वन डायमेंशनल मोनो एटॉमिक लेवल, ठीक है। तो ये पूरी एनालिसिस थी यहाँ पर, ठीक है। अब इस पर बेस में एक दो क्वेश्चन देखता हूँ, आपको समझ में आएगा बात।
Page 19. स्क्रीन चली गई होगी। हाँ जी सर। पेज 19 पर असाइनमेंट नंबर 3 है। करो। पीछे तो फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय, इससे एक्सप्लेन नहीं हो सकता। हार्मोनिक मोशन से क्या एक्सप्लेन नहीं होगा? हार्मोनिक मोशन से क्या एक्सप्लेन नहीं होगा? That is क्या identify। डी बाई टी क्यूब लॉ ऑल तो मैंने कराया नहीं आपको ये, बट ये जो है एक्सप्लेन हो जाता है। डी बाई टी क्यूब लॉ एक्सप्लेन हो जाएगा इससे। ओके, ड्यूलॉन्ग पेटिट लॉ भी एक्सप्लेन हो जाएगा। ओके, क्या एक्सप्लेन नहीं होगा? ठीक है, क्या एक्सप्लेन नहीं होता वहां से? थर्मल एक्सपेंशन, दिस वुड नॉट बी एक्सप्लेन। थर्मल एक्सपेंशन मतलब ये भी एक्सप्लेन हो जाता है। थर्मल एक्सपेंशन मतलब जब क्या होगा ये बात समझ लीजिए। व्हेन लैटिस इज वाइब्रेटिंग हार्मोनिकली, जब जो लैटिस है वो हार्मोनिकली वाइब्रेट करता है, ठीक है, तो देयर इज नो चांसेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन नहीं होगा। व्हेन लैटिस इज वाइब्रेटिंग हार्मोनिकली देन देयर इज नो थर्मल एक्सपेंशन। देयर इज नो थर्मल एक्सपेंशन, कोई थर्मल एक्सपेंशन नहीं होता जब लैटिस हार्मोनिकली वाइब्रेट करता है। देयर इज नो थर्मल एक्सपेंशन। तो कैन नॉट पूछ रहा है, कैन नॉट एक्सप्लेन, किसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता? थर्मल एक्सपेंशन। ये आंसर सही होगा। वैसे ही गलत है, मतलब ये थर्मल एक्सपेंशन इसको एक्सप्लेन नहीं करेगा, ये सही है। इसको से हटा दीजिए, नो थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, तो जब तक एटम्स जो है सॉलिड के अंदर के एटम्स हार्मोनिकली वाइब्रेट करते रहेंगे ना, कोई थर्मल एक्सपेंशन नहीं हो सकता सॉलिड के अंदर। ठीक है, तब तक कोई सॉलिड के अंदर थर्मल एक्सपेंशन नहीं। आगे तो ये बात ध्यान रखना। ये देखो ये वाला क्वेश्चन, इसका स्टैंडर्ड क्वेश्चन क्या है? स्टैंडर्ड रिलेशन क्या है? स्टैंडर्ड रिलेशन याद करना पड़ेगा आपको। अंडर रूट, अब ये भी करवाया मैंने, साइन के ए बाई 2 होता है मोड। क्या पूछ रहा है? ग्रुप वेलोसिटी एट द जोन बाउंड्री पूछ रहा है। ग्रुप वेलोसिटी एट द जोन बाउंड्री बताइए कितनी होगी? ऑप्शन ए। ग्रुप वेलोसिटी एट द जोन बाउंड्री 0 होगी या नहीं? ये बात आप ध्यान कर लीजिए आगे। जोन बाउंड्री पर, चाहे वो फर्स्ट ब्रिलियन जोन हो, चाहे वो सेकंड ब्रिलियन जोन हो, चाहे वो थर्ड ब्रिलियन जोन, ठीक है, सभी जोन बाउंड्रीज पर क्या होता है? सभी जोन बाउंड्रीज पर जो ग्रुप वेलोसिटी होगी दैट वुड बी 0। क्लियर? यू शुड, ठीक है, यू शुड रिमेंबर दिस। आगे करो। नेक्स्ट, फोर्स कांस्टेंट कितना होगा? फोर्स कांस्टेंट मतलब फोर्स कांस्टेंट किसकी बात कर रहा है? सी। इज टॉकिंग अबाउट सी। फोर्स कांस्टेंट सी। कंपेयर करो, कंपेयर। If you will compare it, then what you will see. सो ऑप्शन बी। सर ऑप्शन ए। ए ऑप्शन आ रहा है।
ऑप्शन ए। ए। ओके, तो कंपेयर करो m हाँ a स्क्वायर बाय 4 या क्या? ऑप्शन ए आएगा। ऑप्शन ए आएगा ना, ये होगा। ओके, ये जो 20 ये भी नेट में आया हुआ है, पता नहीं कौन सी है। यूनिफॉर्म लीनियर मोनोटॉमिक चेंज इज मॉडल्ड बाय स्प्रिंग मास सिस्टम ऑफ m separated by just the स्प्रिंग कांस्टेंट is c का वैल्यू कितना दिया है? इट इज गिविंग यू वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू नॉट ऑन m ओमेगा नॉट स्क्वायर ऐसे देगा। तो ओमेगा क्या होगा? ओमेगा चल इनटू अंडर रूट 4c बाय m sin k बाय 2 ये होता है ना फॉर्मूला। स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू रखा क्या बनेगा? m से m कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बनेगा? 2 ओमेगा नॉट sin k बाय 2। ऑप्शन सी। which option is correct? C option. Page 21. The solution for bonons in one-dimensional monoatomic Vegas lattice is this much. यही है ना? ये कहाँ तक का एनओ दिया एक्सप्रेशन? एक स्टेप पीछे कर दिया है क्या? नहीं, कहाँ पे? यहाँ वाला स्टेप है, ये वाला इक्वेशन है ना? ये वाला इक्वेशन दिया है, एक स्टेप पीछे। तो कह रहे हैं लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट में जब लैम्डा बहुत ज्यादा है ए से, ग्रुप एंड फेज वेलोसिटीज का रेशियो vp vg vp by vg 1 vp by vg is 1। यहाँ से आंसर बना जाएगा 1 होंगे। ओके, बाकी सब क्वेश्चंस लिंक है एक्चुअली। जब आप एटलीस्ट जब आप थर्मोकपल्स पढ़ लेंगे ना स्पेसिफिक वगैरह, तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। सर हाँ जी, सर वो लॉन्ग वेवलेंथ के लिए जो है सर आपने जो कराया वो वीपी अंडर रूट सी बाई एम के है और वीजी रूट सी बाई एम ए है, तो ये वन होगा क्या? ठीक है, ये वन तो होगा, हो सकता है कुछ गलत लिख दिया हो। सर एक बार क्रॉस चेक। नहीं सर, ठीक है सर ठीक है, वन ही होगा। सही है सर। हाँ, एक और करो। ठीक है, बताओ सर। पेज 70 पेज 70 ये बताओ। कंटिन्यूम मॉड्यूल मतलब लॉन्ग वेव और इलास्टिक सॉलिड फ्रीक्वेंसी और साउंड वेव। कंटिन्यूम मॉड्यूल मतलब लॉन्ग वेव मतलब सर ऑप्शन डी। कंटिन्यूम मॉड्यूल का मतलब है लॉन्ग वेव।
लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट में क्या होता है? प्रोपोर्शनल टू ए वेक्टर। आप लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट में देखा होगा, ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू के, ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू के, ये होगा डी प्रोपोर्शनल टू वेव वेक्टर इन ऑल डायरेक्शंस। जबकि अगर पूछता इन द कंटीन्यूअम मॉडल वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, अगर पूछता यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह होता, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, तो क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव होता v equals to independent of k या depends on k, velocity of sound wave independent of k, independent of k, independent of k, wave vector से independent होता है। यहाँ पर जो आपने ये निकाला ना, ये vgdt, ठीक है, तो एक आगे मैं आपको बताऊंगा दो तरह के फोनॉन्स होते हैं, ऑप्टिकल और अकॉस्टिकल, ठीक है। तो ये जो फोनॉन की वेलोसिटी है ना, यहाँ पर फोनॉन की जो ग्रुप वेलोसिटी है, ओके, वही किसकी वेलोसिटी है? ये जो ग्रुप वेलोसिटी ऑफ फोनॉन है, ठीक है, वही क्या है? स्पीड ऑफ साउंड वेव, स्पीड ऑफ साउंड वेव, स्पीड ऑफ साउंड वेव मतलब ग्रुप वेलोसिटी, ठीक है, ठीक हो गया, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, अपने क्लास में करें। सर लास्ट स्लाइड। सर मैं ये पूछ रहा था कि मतलब हम लोग जो फोन यूज कर रहे हैं, तो वो कौन सा मोड में होगा? वो मतलब तो जो फोन है ना, तो दो मोड है उसका, जैसे अकॉस्टिक मोड और वो जो ऑप्टिकल, तो हम कौन सा यूज करें उसमें? देखो, अभी मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ फोनोन नहीं बताया आपको, ठीक है। वैसे मैं बता देता हूं आपको, साउंड का मतलब होता है अकॉस्टिकल फोन, ओके, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब होता है ऑप्टिकल, ठीक है। बोल दो, मैंने अभी क्लासिफिकेशन आपको नहीं बताया बिल्कुल, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन यहाँ पर वैलिड ही नहीं, ओके, क्योंकि अभी तक आपको एक ही ब्रांच मिली है, मतलब एक ही डिस्पर्शन रिलेशन मिला है, दो मिले हैं, एक ही डिस्पर्शन रिलेशन मिला है, ठीक है। तो अभी क्लासिफिकेशन की कोई बात ही नहीं आती, तो हम डायटोमिक में जाएंगे ना, ठीक है, तो क्लासिफिकेशन हम देखेंगे, ठीक है। वैसे मैं बता दूं, अभी ये कौन सा फोनोन मोड है, अगर फोनोन मोड के हिसाब से क्लासिफाई करना चाहते हो, तो ये फोनोन मोड कौन सा है, ठीक है। दिस फोनोन मोड इज व्हाट? दिस फोनोन मोड इज अकॉस्टिकल फोनोन मोड। अगर फिर भी आप नाम लेना चाहते हो तो ये अकॉस्टिकल फोनोन मोड है, ओके, क्लियर? स्लाइड शो कर रहा हूँ सर, मैं बोल रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ठीक है। और बताओ, सर ग्रुप वेलोसिटी को साउंड वेलोसिटी बोलते हैं क्या? ग्रुप वेलोसिटी जो है वेलोसिटी एनर्जी ट्रांसमिशन होता है। तो जब ये फोनोन कौन सा फोनोन होगा? अकॉस्टिकल फोनोन होगा, ठीक है, तो ये स्पीड ऑफ साउंड बनेगी, ओके। और जब फोनोन कौन सा फोनोन होगा? ऑप्टिकल फोनोन होगा, तो स्पीड ऑफ ईएम वेव बनेगी। बट चूंकि यहाँ पर कौन से फोनोन अलाउड होंगे, बस आगे मैं बात करूंगा, मोनो एटॉमिक लैटिस में कौन से फोनोन अलाउड होंगे? ओनली, ठीक है, ओनली अकॉस्टिकल अलाउड होंगे, तो स्पीड ऑफ क्या बनेगी? साउंड वेव बनेगी, ओके ठीक। सर इसके बाद भी कोई स्लाइड क्या? नहीं है, अरे हाँ है, चलो ये बात है, ठीक है।
सर जो स्टार्टिंग में आपने जो डिस्प्लेसमेंट दिखाई एटम्स की, तो उसके अंदर आपने x इक्वल्स टू n के लिया, वो कैसे लिया जो डिस्प्लेसमेंट x की वैल्यू? मैं बताऊं, कहीं से सॉलिड शुरू हुआ होगा तो वहाँ x की वैल्यू 0 है। ओके, पहले एटम की डिस्टेंस कितनी होगी a, दूसरे की कितनी होगी 2a, तीसरे की कितनी होगी 3a, फोर्थ की कितनी होगी 4a, तो nth वाले की कितनी होगी na। और सर ये डिस्प्लेसमेंट आपने जो बताई, जैसे फर्स्ट की आपने जैसे एग्जांपल लिया 2 मीटर ली, अगर एक की अगर और एक एटम की जैसे nth एटम का लिया जैसे आपने 1 मीटर और n-1 एटम के लिए 2 मीटर, तो नेट डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट होगी, तो इक्वल नहीं होती क्या इनकी, मतलब सब एटम्स की? नहीं, अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगह पर होते हैं, अदरवाइज तो वेव बनेगी नहीं ना। कहीं जब हम वेव दिखाते हैं तो उसका मतलब क्या है? वेव दिखाने का मतलब ये होता है, ये मैंने वेव दिखाई है। ओके, अब ये बताओ, ये वेव का एक वेव की साइकिल है, ये वेव की साइकिल कैसे बनी होगी? ये वेव की साइकिल कब बनी होगी? जैसे मान लिया कोई एटम यहाँ होगा, कोई एटम यहाँ होगा, कोई एटम यहाँ होगा, कोई एटम यहाँ होगा। इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब ये एटम हिला ही नहीं है अपनी जगह से। इस एटम का मतलब क्या है? अगर कोई एटम यहाँ है तो वो अपनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर है या मिनिमम डिस्प्लेसमेंट पर है? वो मैक्सिमम पर है। ये वाला आइटम अपनी जगह से हिला ही नहीं है, ये वाला आइटम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर है, और ये वाला आइटम कहीं बीच में है। ये वाला उल्टी तरफ चला गया है। अब बात समझ लो, नेगेटिव का मतलब क्या है? एटम उल्टी की तरफ गया है। अगर कोई एटम इस तरफ गया है, जैसे ये वाला आइटम और ये वाले आइटम में क्या वो है रिलेशन, ठीक है? दिस एटम एंड दिस एटम, ये वाला आइटम, ये वाला और ये वाला, इनका फेज क्या है? 180 डिग्री अपोजिट है। इसका मतलब क्या है? अगर मीन पोजीशन ये है तो एक एटम यहाँ जा चुका है और एक एटम यहाँ जा चुका है। अब आप समझ रहे हैं? तो जब एटम डायनामिक होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होंगे? अलग अलग डिस्टेंस से डिस्प्लेस होंगे। अगर सभी एक ही अमाउंट से डिस्प्लेस हो ना, तो क्या होगा? कभी वेव बनेगी नहीं। ओके, वेव बनेगी ही नहीं। ओके सर एक क्वेश्चन नंबर 1 है सर। हाँ, सर इसमें जो सेकंड पार्ट है टाइम्स un प्लस 1 माइनस u1 है सर, इसमें जैसे मतलब मैं थोड़ा सा समझ नहीं पा रहा हूँ इसमें सर। मुझे लग रहा है कि इसमें un माइनस u1 प्लस 1 होना चाहिए, लेकिन ये सर ये वही तो तब माइनस के साथ लिखोगे ना, ऐसे लिखोगे ना, ऐसे होना चाहिए ना, un माइनस प्लस 1, माइनस साइन बाहर होता है ना इसमें, यहाँ। हाँ, तो माइनस साइन को ऑब्जर्व कर दिया ना, f इक्वल टू माइनस cx होता है ना, रिस्टोरिंग फोर्स होता है, तो माइनस साइन ऑब्जर्व कर दो अंदर, तो क्या बनेगा? c un प्लस 1 माइनस un बनेगा नहीं? बोलो, ये माइनस है ना, c होता है ना, f इक्वल टू माइनस k रिस्टोरिंग फोर्स, तो माइनस जब ऑब्जर्व करोगे तो क्या बनेगा? वो ये होगा। हाँ, तो वो इंटरचेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस अंदर में हो जाएगा प्लस। सर जो शॉर्ट वेवलेंथ पे आपने लिया साइन ka/2 का मोड अप्रोचेस टू 1, तो वो डायरेक्ट मतलब क्या कैसे लिया? जो मेन फॉर्मूला था हमारा ओमेगा का, तो उसमें कैसे? शॉर्ट वेवलेंथ का मतलब है हाई फ्रीक्वेंसी या लो फ्रीक्वेंसी? हाई फ्रीक्वेंसी सर। शॉर्ट वेवलेंथ का मतलब है हाई फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ओमेगा का वैल्यू हाई होगा, तो हाई कब होगा? मैक्सिमम कब होगा? इस ओमेगा का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा? मिनिमम कब होगा और मैक्सिमम कब होगा? ओके सर। जब k का वैल्यू 0 होगा तब मिनिमम होगा ओमेगा मिन, यस सर। और ओमेगा मैक्स, ठीक है ना? उस हिसाब से किया।